तो फाइनली आज सैटरडे है और आज स्टॉक मार्केट बंद है। अगर हम बात करें 3 तारीख को मार्केट ओपन होने वाला है। आज लगभग 1 तारीख हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। कल संडे है तो कल भी मार्केट बंद ही रहेगा। अब अगर सोमवार की हम बात करें तो सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आपकी तरफ से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ ऐसे फंड्स है, कुछ कैटेगरीज है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए क्या वो अच्छे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। क्या आपको वहाँ पर अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको निवेश करने के लिए सोचना चाहिए या नहीं। इसके अलावा और भी तमाम तर मुद्दे होने वाले हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाज़ार सोमवार को कैसा रहने वाला है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ कहना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं बराबर इस चीज़ को आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि बाज़ार का जो सेंटीमेंट है बस उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और बाज़ार का जो सेंटीमेंट है, जिस तरह का सेंटीमेंट है, बस बाज़ार वैसे ही वर्क करने वाला है। यानी कभी गिरावट भी हो सकती है, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकती है बाज़ार। तो मतलब यही तमाम तर चीज़ें चलने वाली है बाज़ार के अंदर। कुछ एक रुख आपको देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा आप सोच रहे हैं कि भाई अब पॉजिटिव जाएगा, तो ऐसा नहीं जाने वाला है। ये तो मैं आपको बराबर कह रहा हूँ। इसलिए सेंटीमेंट पे ही आपका फोकस होना चाहिए। और ये लंबे समय तक के अभी बाज़ार का भरोसा नहीं है। और ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अब बाज़ार के अंदर गिरावट हो चुकी है तमाम तर, अब रिकवरी आ सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी आते हैं कि तमाम तर गिरावट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुका है, ज़रूरत से ज़्यादा बाज़ार गिर चुका है। अगर डे 1 में किसी भी डे 1 को उठाकर आप देखें और वहाँ पर FIIs की सेलिंग जब आप देखेंगे तो अच्छे खासे लेवल की सेलिंग वहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ सवाल इस तरह से भी आए हैं कि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो बिल्कुल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एटलीस्ट अगर आप 5 और 7 ईयर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, या उससे ओवर टाइम पीरियड के लिए आप निवेश कर सकते हैं। प्लस इस टाइम पे SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर हो सकता है कंपैरिजन टू लमसम इन्वेस्टमेंट। इसलिए कि मार्केट का आप देख रहे हैं जो हालत है, इस हालत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकिए मत। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। SIP से करिए तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, और उसके कई सारे रीज़न भी हो सकते हैं आपके पास। लेकिन फ़िलहाल का जो समय चल रहा है ना, इस समय को देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप SIP से ही स्टार्ट करिए, लमसम नहीं करिए। कोशिश यही आपकी होनी चाहिए। प्लस एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि SIP भी आप करते हैं ना तो थोड़ा सा अमाउंट का करिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लगाने चाहिए। रीज़न ये है कि भाई अब मार्केट के अंदर लगातार तो आपको मौके मिल ही रहे हैं ना, तो उस मौक़ों पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा ना, और लगाना चाहिए। ये बेटर तरीका है ताकि आपके जो आने वाले टाइम में रिटर्न्स हो वो अच्छे बनकर निकले। तो ये सबसे बड़ी बात है जिसको आपको सोच कर चलना चाहिए और समझ कर चलना चाहिए। अब देखिए, गुलाम फरीद जी की तरफ से एक सवाल आया है कि सर ऐसा है कि UTI गोल्ड ETF फंड्स में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब भी स्टॉक मार्केट के प्राइस गिरने लगते हैं, यानी स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, तो गोल्ड के प्राइस ओवर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो पसंद नहीं है पर्सनली कि आप वहाँ पर निवेश करें। रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि भाई गोल्ड ETF है ना, गोल्ड ETF, उसके बाद फंड्स ऑफ फंड्स, ये 2 सेंटेंस से इसके ऊपर गौर करना है आपको। तो गोल्ड ETF के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। गोल्ड अभी आपको ऐसा लग भी रहा है कि भाई जा रहा है ऊपर, मानता हूं कि ठीक है जा रहा है, या फिर मान लीजिए कि जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। ये बहुत लंबे समय तक के नहीं जाएगा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इससे लंबा समय तक के ऊपर तक नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई गोल्ड में अभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, गोल्ड ETF वगैरह के अंदर, है ना। ये सबसे पहला रीज़न है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब तक नीचे है तब तक गोल्ड ऊपर है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई फंड्स ऑफ फंड्स की अगर बात करें तो ये नॉर्मल टाइम में भी मैं आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से रोकता हूँ। नॉर्मल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए ना। फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब, फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि एक फ़ंड का पैसा दूसरे फंड के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पर आपको 2 तरीके से 2 जगहों पर एक्सपेंस लगने वाले हैं। प्लस एक चीज़ और भी आप गौर करिएगा, किसी फंड्स ऑफ फंड्स का रिटर्न्स आप मिला लीजिए लॉन्ग ड्यूरेशन में, और नॉर्मल फंड्स जो होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, या लार्ज एंड मिड कैप, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं इन
नॉर्मल फंड से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स होते हैं, नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब मार्केट के अंदर ऐसे फंड्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो नॉर्मल फंड्स है, जो हर मौसम में और हर सीज़न में वर्क करने वाले और अच्छे वर्क करने वाले फंड्स हैं आपके सामने, और उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ज़्यादा दिमाग लगाने की। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स फिलहाल रखने चाहिए। ये कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि फंड्स ऑफ फंड्स आपको नहीं लेने चाहिए, और फंड्स ऑफ फंड्स से ऐसे भी मैं मना ही करता हूँ। ये अलग बात है ETF है, तो ETF पर यहाँ पर एक और भी रिस्क आपको बढ़ जाता है। जो रिस्क ये है कि भाई ETF वहाँ पर आपको सारे डिसीजन खुद ही लेने पड़ेंगे, समझ रहे ना। तो ये बातें हैं। प्लस एक सवाल हमारे पास और भी आया था कि भाई बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही कहता हूँ कि लमसम कर, एक चीज़ याद रखिए, देखिए बराबर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस समय पे। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो एक ही चीज़ आप सोच लीजिएगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स प्लस के लिए है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम चाहे SIP दोनों आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लमसम करने में अगर इस बात का अगर आप ख्याल रखिए कि भाई हम थोड़ा थोड़ा करके लमसम करेंगे, तो ये एक ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन नहीं ख्याल रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 ईयर्स के प्लस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो, क्योंकि 7 ईयर्स में ऐसी कितनी गिरावटें आएंगी और उन गिरावटों के बारे में आपको याद भी नहीं रहेगा। आप कुछ दिनों में भूल भी जाएंगे कि भाई गिरावट हुई थी। 5 साल 6 साल 7 साल के बाद जो रिटर्न्स होंगे उनके अच्छे रिटर्न्स होंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद एक और भी सवाल आया था कि मोमेंटम 500 लगभग 500 मोमेंटम 50 वगैरह है, किसी इंडेक्स को फॉलो करने वाला एक फ़ंड है जो कि मोमेंटम टाइप के फ़ंड है, उसमें निवेश करने की बात है कि उसके बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स में हम उसके रिव्यू तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक शॉर्टली एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फिर वही वाली बात कि मार्केट को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए मोमेंटम फ़ंड में इस समय पर आपको निवेश नहीं करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए मोमेंटम और अल्फा टाइप के जो फंड होते हैं वो मार्केट की गिरावट हो या फिर वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादा अच्छे वर्क नहीं करते हैं। ये जब मार्केट के सिचुएशन अच्छे होते हैं उस टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस टाइम पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बढ़िया अगर कोई फंड है तो भाई वो नॉर्मल फंड है। नॉर्मल फंड में कौन कौन से फंड आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। प्लस 1-2 सेक्टरल फंड आप रख सकते हैं जहाँ पर आपके एलोकेशन बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि सेक्टरल फंड के ऊपर तो और भी बहुत ज़्यादा भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। क्योंकि किस सेक्टर में सेक्टर रोटेशन आ जाए या फिर सेक्टर में थोड़ी सी मतलब नरमी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। कब आ जाए, कब ऐसा किस सेक्टर के साथ होने लगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए अभी 1.5-2 महीने पहले लगभग 2 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि फिनेंशियल हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं 1-2 सेक्टर और भी था, हेल्थ केयर वगैरह हो गए, IT हो गए, ये बहुत अच्छे चलने वाले हैं। और IT के बारे में तो बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटा जा रहा था, मैंने भी पीट दिया था भाई, झूठ क्यों बोलूँ। जो बात रियल है वो रियल बोलने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूं। तो मैंने भी कहा था कि भाई ऐसा लगता है कि ट्रम्प के आने से IT अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ठीक है, अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ट्रम्प के आने से अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाई सिर्फ हमारे इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर के बाज़ारों के लिए माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया की दोस्ती की बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कल के वीडियो में वो चीज़ आपको डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिल्कुल एक नहीं मल्टीपल कई सारे ऐसे रीज़न मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और कई सारी बातें मैं रखने वाला हूँ जिसके वो कमिटमेंट कर रहे थे और उसको उसने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैं आपको कल की वीडियो में 100% बताने वाला हूँ। मैंने कल ही की वीडियो में, कल यानी 28 तारीख की वीडियो में ही कहा था कि कल वो वीडियो आएगी, यानी तो परसों आएगी, यानी आज के बारे में तो आज वो वीडियो नहीं आ रही है, फाइनली कल वो वीडियो आ रही है जिसमें मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बातें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी गई है। जबकि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, US और ट्रम्प से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई इंडिया के साथ ऐसा कर सकता है, समझ रहे। लेकिन हो गई चीज़ें और होगी, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादातर मैंने आपके सवालों को कवर किया है इस वीडियो में, और जो कुछ मेरे से हो सका मैंने अच्छा बताने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी अगर लगता है आपको किसी तरह की कोई कमी रह गई है या कुछ और भी सवालात आपके रह गए हैं जो छूट गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो उसके बारे में आप फीडबैक भी दे सकते हैं। मुझे
पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।